आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, अति उत्तम है और इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार किया गया है। जो भी 20-25 सालों से लगातार विभिन्न एग्जामों में आ रहे हैं, उन्हें शामिल किया गया है। हजारों लड़कों पर ये फार्मूला अपनाया गया है। अब आपकी भी बारी है। 100% सिलेक्शन होगा। पर्यावरण से ऐसी ऐसी 4-5 या 3 वीडियो बनाऊंगा, एक भी प्रश्न बचने नहीं पाएगा। आप इसको देखिए और इसकी व्याख्या को समझिए। जो पूर्ति इस प्रश्न से नहीं होती है, वो उसकी व्याख्या से हो जाएगी। इसलिए आप अच्छे तरीके से इसको गंभीरता से देखिए। किसी भी तरीके से आपका यूपी टेट में सफल होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वातावरण में वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस की है? ऑक्सीजन की है, कार्बन डाइऑक्साइड की है, या नाइट्रोजन की है, या हीलियम की है? तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन की है। अब ये नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो 0.03% है। अगर आपसे पूछा जाए हीलियम का ऑक्सीजन कितना है, तो हीलियम का ऑक्सीजन इसमें 0.0005% है। ये आपको ध्यान देना है। ऑक्सीजन की कितनी है? 21% है। अगर आर्गन का पूछा जाए तो कितना है? 0.93% है। अगर आपसे नियोन का पूछा जाए कितना है, नियोन का, तो 0.0018% है। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये जो नियोन की है और कार्बन डाइऑक्साइड की है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन कंपटीशन वाले कराते हैं, चक्का खाते हैं, गोता खाते हैं। इसलिए इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? भूमंडल कहा जाता है, जलमंडल कहा जाता है, या वायुमंडल कहा जाता है, या हिममंडल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है वायुमंडल कहा जाता है, क्योंकि वायु जो है वो जो पृथ्वी के जो चारों ओर विद्यमान जो गैस है, उसके समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन होती है, इसमें ऑक्सीजन होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसमें नियोन होती है, इसमें हीलियम होती है, इसमें मिथेन होती है, इसमें क्रिप्टॉन होती है, इसमें जिनोन होती है। इस तरीके से बहुत सारी गैसें इसमें होती हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, इसे देखते हैं। और मैंने ये पहले ही आपको बता दिया है कि अगर आप अच्छे तरीके से देखते हैं तो सफल होने के चांस आपके ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए इसे गंभीरता से देखिए, इसे अच्छे तरीके से सुनते जाइए, समझते जाइए। तो यूपी टेट का एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए इसको एक बार जरूर देख लीजिए, बहुत फायदा आपको होगा। आइए देखते हैं। पृथ्वी के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, मतलब कहाँ किया गया था? काहिरा में किया गया था, रियो में किया गया था, या आपके डरबन में किया गया था, या आपके कोई नहीं? तो ये रियो का मतलब होता है इसमें रियो डी जेनेरियो। ये, और ये कहाँ है अगर पूछा जाए तो ये ब्राजील में है। ये इससे और क्या प्रश्न हो सकता है? इसके जो ये सम्मेलन कब हुआ? आपका उत्तर होगा 1992 में हुआ। और ये जब हुआ तो किसकी पहल पर हुआ, किसके द्वारा हुआ? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हुआ, ये आपको ध्यान देना है। और ये जो है सतत विकास पर पहल है, इसके द्वारा सतत विकास को हासिल किया जा सकता है। SDG जिसे कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अगला है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, नागपुर में स्थित है, या हैदराबाद में स्थित है, या कोलकाता में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है नागपुर में स्थित है। अच्छा, नागपुर कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में है। ये आपको ध्यान देना है। और इसकी स्थापना नागपुर में हुई,
इसे दूसरे एक किस नाम से जाना जाता है? नीरी नाम से। ऐसे भी कई बार आया नीरी क्या है या नीरी कहाँ स्थित है, तो आपको ये बताना है। और ये विज्ञान एवं जो तकनीकी मंत्रालय है उसके अधीन काम करता है। विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसे मतलब टेक्नोलॉजी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, रोम में है, सिडनी में है या टोक्यो में है? तो इसका सही उत्तर है आपका जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। अगर इस तरीके का प्रश्न आए कि जेनेवा कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में है, ये आपको ध्यान देना है। और ये क्या है, इसका उद्देश्य है वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करता है, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूएनएपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है, काठमांडू में है या नई दिल्ली में है या कोलकाता में है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नैरोबी में। अच्छा, नैरोबी कहाँ है? केन्या में है। कई बार नैरोबी न देकर केन्या कह सकता है, तो आपको ध्यान देना है। इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में हुई। इसका मुख्यालय केन्या में है, जो नैरोबी में है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में, 1987 में, 1995 या 1988 में या 1989 में? तो ये आपका हुआ था 1986 में। अच्छा, 1986 में हुआ और ये पारित हुआ। ये एक साथ संपूर्ण भारत में पारित हुआ, ये आपको ध्यान देना है। एक साथ पारित हुआ संपूर्ण भारत में। ये कई बार आता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूरे भारत में एक साथ पारित हुआ, नहीं हुआ, या इसका तर्क वितर्क भी पूछ सकता है। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान के नाम से जाना जाता है या पर्यावरण विधान या छड़ी मुबारक या इको सुरक्षा? तो इसको छाता विधान के नाम से जाना जाता है। और अभी आपको बताया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था, और इसका जो 1972 में स्टॉकहोम में इसका आयोजन किया गया इस पर्यावरण को लेकर के। तभी ये 1972 के बाद में ये 1986 में पारित हुआ। 1972 में इसकी शुरुआत हुई। आइए आगे देखते हैं। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है या 6 जून को मनाया जाता है या 7 जून को मनाया जाता है? इस तरीके से आपको एक ये जून दिया है, टाइप होने से बच गया, हो सकता है 8 जून लिखा जाता। तो इसका सही उत्तर है 5 जून को। अच्छा, 5 जून को मनाया जाता है, मगर इसकी शुरुआत हुई कब? अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो 1973 में इसकी शुरुआत हुई। और ये जो सम्मेलन हुआ वो आपका 1972 में, जो मैंने आपको बताया, स्टॉकहोम में। और जब से लेकर आज तक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया? ट्रांसले ने किया, जी टेलन ने किया, लेमार्क ने किया या कोई नहीं? तो इसे ए जी टांसले ने किया। इसका पूरा नाम क्या है? ए जी टांसले है। ए जी टांसले ने किया, ये आपको ध्यान देना है। और टांसले के अनुसार क्या है, पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है, जिसकी रचना कैसी होती है? जैविक होती है और अजैविक होती है। यानी जैविक और अजैविक दो घटकों में पारिस्थितिकी तंत्र बटा हुआ होता है, अर्थात इसका विभाजन किया जाता है। ये आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक विस्तार पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक विस्तार कौन सा है? मतलब जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल या जीवोम? तो ये जैव मंडल है। जैव मंडल क्या है? जैव मंडल में जैसे मिट्टी है, आपकी मिट्टी है, या आपकी सेल है, या आपका जल है, या आपका वायु है, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। इसलिए ये सर्वाधिक विस्तार पर पाया जाता है। और ये इसका चतुर्दिक आवरण है,
पारिस्थितिक तंत्र का चतुर्थी आवरण है ये आपको ध्यान देना है। इसमें क्या होता है, इसमें भी जैविक और अजैविक दो संगठक होते हैं। आगे देखते हैं पारिक तंत्र के कितने घटक होते हैं। तो अभी दो घटक होते हैं, एक अजैविक घटक होता है, एक जैविक घटक होता है, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। कृत्रिम पारितंत्र मतलब तालाब है, खेत है, वन है या समुद्र है। तो आपका इसमें तालाब है, तो जैसे कि आपका वन हुआ, जैसे आपका खेत हुआ, जैसे आपका झील हुई, ये आपके वन तालाब जो झील है ये आपके प्राकृतिक तंत्र हैं। और इसमें सॉरी खेत जो है इसका कृत्रिम पारितंत्र है। जैसे खेत है, बगीचा है, ये कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब जो मानव द्वारा निर्मित होता है, मानव द्वारा जो भी निर्मित होगा उसको हम कृत्रिम पारितंत्र कहेंगे। तो जो खेत का निर्माण है वो मानव के द्वारा होता है, तालाब का निर्माण प्राकृतिक होता है, वन का निर्माण प्राकृतिक होता है, झील का निर्माण प्राकृतिक होता है, समुद्र का निर्माण प्राकृतिक होता है, झरने का निर्माण प्राकृतिक होता है। इसलिए ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं और जो मानव द्वारा निर्मित है वो कृत्रिम पारितंत्र है। ये आपको ध्यान देना है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पायतन पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। मतलब इसमें सर्वाधिक क्षेत्र पर फैले हुए का मतलब है कौन सा सबसे, जैसे कि मरुस्थलीय है या आपका घास का मैदान है या पर्वतीय क्षेत्र है या आपका समुद्र है। तो इसका सही उत्तर होगा समुद्र है, क्योंकि समुद्र विश्व का सबसे विशालतम तंत्र है। पृथ्वी पर मतलब जलमंडल भी है, स्थल मंडल भी है, और जलमंडल का लगभग 97% कहना चाहिए समुद्र में है। इसलिए ये पृथ्वी के लगभग 70% पर फैला हुआ है समुद्र। तो इसलिए इसका सबसे ज्यादा जो आएगा वो आपका समुद्र आएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला है निम्न में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। वनोन्मूलन, वनारोपण, सामाजिक वानिकी और कोई नहीं। सामाजिक वानिकी से तो संतुलन सुधरता है, बिगड़ता नहीं है। वनारोपण से भी सुधरता है, बिगड़ता नहीं है। मगर वनोन्मूलन का मतलब है वनों को नष्ट करना, वनों का उन्मूलन करना, वनों को काटना, इससे संतुलन बिगड़ता है। और क्या क्या इससे होती हैं। वैसे ये मेंस का प्रश्न भी हो सकता है। जैसे इसके कारण क्या क्या होता है, वनोन्मूलन के कारण क्या होता है। चलो थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि इसका जो आपको फायदा हो सकता है फ्री में भी हो सकता है। जैसे प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होती है, चारागाह जो होते हैं, चारागाह उनमें परिवर्तन होता है, और उसमें जैसे झूम कृषि कृषि नष्ट होती है, जो पर्वतीय क्षेत्रों के लोग हैं उनकी आजीविका का साधन होता है। वनाग्नि का निर्माण होता है, वनाग्नि का मतलब वनों में आग लगती है। कागज की जो कमी होती है, कागज की कमी होती है। और क्या होता है, शहरीकरण होता है। शहरीकरण मतलब शहरों का जब वनों का उन्मूलन होगा तो शहरों का निर्माण होगा। और जो नीति निर्धारण होती हैं उनकी सतत विकास की जो संकल्पना होती है उसका अभाव होता है। औद्योगिक और व्यावसायिक जो उपयोग होते हैं उसके लिए लकड़ी को काटा जाता है, इसलिए वनों का पूरी तरीके से ऑक्सीजन की कमी होती है। इस तरीके से बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मगर आपको ये मोटे मोटे कारण मैंने आपको बता दिए जो आपको प्री में भी काम आएंगे और इसमें पूरी तरीके से आपको सफलता की तरफ ले जाएंगे। अगला है पारसी तंत्र गलत है, पारी स्थिति की तंत्र है ये, टाइप में छूट गया। जैविक घटक में कौन उत्पादक मतलब है, मतलब उत्पादक कौन है, गाय है, शेर है, हरे पौधे हैं या मोर है। तो इसमें क्या है, आपका हरे पौधे हैं, क्योंकि हरे पौधे के द्वारा ही ये जैसे आपका गाय है, शेर है, मोर है, ये सब किस पर निर्भर करते हैं, पादप पर निर्भर करते हैं, हरे पौधों पर निर्भर करते हैं, वनस्पति पर निर्भर करते हैं। इसलिए ये होगा। जैविक घटकों में जो हरे पादप होते हैं वो उत्पादक के अंतर्गत आते हैं।
हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की जो विधि होती है, जो क्रिया होती है, उसके द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और स्वयं निर्माण करते हैं। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है जैविक एवं अजैविक। ये अजैविक है। जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच बिचौलिया का कार्य कौन करता है? बिचौलिया का मतलब बीज का कार्य। बीज का कार्य किसके द्वारा होता है? परजीवी के द्वारा होता है, या आपका उत्पादक के द्वारा होता है, उपभोक्ता के द्वारा होता है, या वियोजक के द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर है आपका उत्पादक। जो उत्पादक के द्वारा होता है। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, वो उत्पादक कहलाते हैं। और ये अजैविक और जैविक घटकों के बीच बिचौलिया का कार्य करते हैं, इंटरमीडिएटर का कार्य करते हैं। क्योंकि एक और जहां ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर मृदा से खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर स्वयं उपभोक्ता, यानी उपभोक्ता कौन? जैसे आपका शाकाहारी है, जैसे आपका मांसाहारी है, और जैसे आपका सर्वाहारी है, ये जो होते हैं ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के लिए भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, समुद्री आवर्तबीजी होते हैं, या जलीय ब्रायोफाइटस होते हैं, या कोई नहीं? तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ये होते हैं। क्या होते हैं ये? जो समुद्री खाद्य श्रृंखला होती है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, क्रिया द्वारा, विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त करती है और पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए ही जो उत्तरदायी हो जाते हैं। ये आपको ध्यान देना है। आइए अगला देखते हैं। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? उल्टा निर्माण किसका होता है? तो इसका सही उत्तर है कि ये जो है आपका तालाब का उल्टा होता है। कैसे होता है? पारिस्थितिकी तंत्र के जो विभिन्न स्तर होते हैं या उनके प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के जो रेखा चित्र होते हैं, वो जीव भार का उसे पिरामिड कहते हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है, जबकि जलीय जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें उल्टा होता है। और जलीय पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तालाब है। ये आपको ध्यान देना है। आइए अगला देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तत्वों का जो चक्रण होता है उसे रासायनिक चक्र कहते हैं, या भू रासायनिक चक्र कहते हैं, या जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक व्यवस्था में परिवर्तन जैविक तत्वों के अजैविक रूप से, यानी उनके पुनर्आगमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। आइए अगला देखते हैं। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट के रूप में माना जाता है? बबूल को माना जाता है, या यूकोलिप्टिस को माना जाता है, या नीम को माना जाता है, या कोई नहीं? यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टस को उसके इसलिए माना जाता है, ये जल का अत्यधिक ग्रहण करते हैं, अत्यधिक ग्रहण करते हैं जल का। और फिर क्या होता है? अत्यधिक ग्रहण करने के कारण जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनकी जड़ें सूख जाती हैं। जड़ सूखती हैं तो उनका पत्तियां सूखती हैं, पत्तियां सूखती हैं तो पौधे सूखते हैं, पेड़ सूखते हैं, पादा वनस्पति सूखती है, जिसके कारण उन्हें पूरी तरीके से जल जो है, वो जल का जो स्तर है, उन्हें पूरी तरीके से पत्तों को यानी भोजन नहीं मिल पाता। इसलिए जो है यूकेलिप्टिस पर्यावरण संकट का कारण माना जाता है। साथियों, यदि पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, बेल आइकन का भी बटन दबाइए, ताकि हर नोटिफिकेशन और सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से, जेके कंपटीशन सेंटर के माध्यम से आपको तुरंत और शीघ्र मिल सके। और बहुत सारे लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, अब आपकी भी बारी है। अच्छे तरीके से आप समझिए, ग्रहण कीजिए और इनको
सुनते जाइए, समझते जाइए, बहुत ही अधिक मात्रा में आपको फायदा होगा। यूपी टेट में जो इन्वायरमेंट के प्रश्न आते हैं वो एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा ज्यादातर उन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आपके आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो उनकी जो व्याख्या कीजिए की है उनसे संबंधित आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। लैंटिक आवास का उदाहरण कौन सा है? यानी तालाब है, झरना है, नदी है, या कोई नहीं? तो ये तो एक तरीके से गलत है। तालाब, झील, कोई नहीं का मतलब यहाँ होना चाहिए सभी। ये सभी होना चाहिए, और ये सभी है। मतलब आपके तालाब भी है, झील भी है, नदी भी है, अर्थात जलाशय है। जलाशय सभी हैं। और आपके आर्द्र भूमि भी होती है इसमें। आर्द्र भूमि भी है, जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं ये सब। कहना मतलब जो है स्तर जल के जो आवास होते हैं, जल रुका हुआ होना चाहिए, स्तर जल होना चाहिए। और स्तर जल का जो भी आवास होगा उस आवास को हम क्या कहेंगे? लैंटिक आवास कहेंगे। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। आगे है सर्वाधिक जैव विविधता मतलब पाई जाती है, मतलब कहाँ पाई जाती है, किस में पाई जाती है? शांत घाटी में पाई जाती है, कश्मीर में पाई जाती है, या फूलों की घाटी में पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा शांत घाटी में पाई जाती है। शांत घाटी में पाई जाती है। और शांत घाटी कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी केरल में पाई जाती है, जिसकी भाषा क्या है? मलयालम है। अच्छा, ये केरल के कितने जिलों में फैली हुई है शांत घाटी? ये 12 जिलों में फैली हुई है। 12 जिलों में फैली हुई है। और कितने किलोमीटर चौड़ी है? 7 किलोमीटर चौड़ी है। ये आपको ध्यान देना है। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध, ये खा गलत है, ये का है, गलत टाइप हुआ है। का संबंध किस राज्य से है? तो आपको अभी पीछे बता दिया, केरल से है। ये आपको ध्यान देना है। जबकि फूलों की जो घाटी है, फूलों की जो घाटी है उसका संबंध जो है वो उत्तराखंड से है। और उत्तराखंड के भी किस जिले से है? चमोली जिला है एक, चमोली जिले से है। ये आपको ध्यान देना है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण है। और अब आपको क्या करना है? आपको अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखना है, शक्तिवान बनाए रखना है। हर हालत में आपको सलेक्शन लेना है। इसलिए सकारात्मक विचार को अपनाइए, नकारात्मक विचार को दूर कीजिए, और नींद और निंदा को समाप्त कर दीजिए। क्योंकि ये स्वयं अपने आप को जलाती हैं, अपने आप को बर्बाद करती हैं। इस समय टाइम आपका बहुत कम है। इस बहुत कम टाइम में सटीक पढ़िए, जो भी पढ़िए। बड़ी बड़ी किताबें मत पढ़िए, व्याख्या मत पढ़िए, वन लाइनर पढ़िए, और यह ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़िए। और तुरंत रिवीजन कीजिए। हर चीज को बार बार पढ़िए। तरह तरह की किताबें ना पढ़ करके एक ही तरह की किताब को बार बार पढ़िए। ये आपके सफलता का मूल मंत्र है। और ज्यादा किसी से परामर्श मत लीजिए। पढ़ने में दिमाग लगाइए, अच्छी तरीके से शांत मन से पढ़िए, शांत मन से सोइए। और इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ेंगे आप, इतनी ज्यादा कम नींद भी आप नहीं लेंगे जिससे कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए। क्योंकि स्वास्थ्य आपको जुनून पैदा करता है, जुनून आपको सफलता पैदा करता है, सफलता आपको सम्मान पैदा करता है, सम्मान से आदमी सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा से शांति मिलती है, और शांति में सब कुछ निहित होता है। तो आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।